जय जिनेन्द्र। मैं हूं अंकित। जैन फाउंडेशन के इस जैन डाइट मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब एक जनजीवन सामान्य एवं महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैन आहार और नेचुरोपैथी के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। आज व्यक्ति व्यक्ति घर घर मानसिक तनाव एवं अनेक अनेक शारीरिक व की तकलीफों से ग्रस्त है। तो क्या आप प्रकृति के माध्यम से स्वयं को अपने चिकित्सक बन सकते हैं? क्या है उपवास करने का वास्तविक तरीका? और क्या है सभी रोगों का जड़ का निवारण? आज के इस वेबिनार में हम डॉक्टर शांतनु जी के साथ इस विषय पर गहरी समझ और ज्ञान प्राप्त करेंगे। डॉक्टर शांतनु जी गुजरात के एक प्रसिद्ध नेचुरोपैथी सेंटर रतनवीर नेचर क्योर एंड तारामती वेलनेस सेंटर एंड योगा इंस्टीट्यूट शाह कल्याण जी मावजी पटेल आरोग्य धाम बिदड़ा सर्वोदय ट्रस्ट बिदड़ा कच्छ गुजरात से सुप्रसिद्ध नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, जो कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जैन धर्म और नेचुरोपैथी के संयोजन से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बन सकते हैं या बना सकते हैं, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। अब मैं इस सेशन में आपको आमंत्रित करता हूं, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ ज्ञानवर्धक संवाद में मार्गदर्शन करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। में है, बीदड़ा में है, गुजरात में। हमारा सेंटर बड़ा वेल नोन है। आप कभी भी रतनवीर नेचर क्योर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके अलावा मैं अपने सेंटर का कुछ कुछ ब्रोशर होगा, वो भी ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप लोगों को मदद मिल सकेगी। हमारा एक एक जो है ट्रस्ट है, जो बीदड़ा सर्वोदय ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। उसी में अ, उसी में चैरिटेबल सेंटर है। बड़े कम पैसों में लोगों को इलाज, नेचुरोपैथी का केयर मुहैया कराए। मैं जो पढ़ाई किया हूँ वो है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, BNYS। यहाँ कच्छ में 6 साल से हूँ। उसके पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था, यही नेचुरोपैथी और योग के विषय में, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद। वहां पर भी मैं 6-7 साल वहां पर काम कर चुका। कुल मिलाकर के 12-15 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया है। और उसी के अ, उसी के हिसाब से लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा और योग की सलाह मैं देता हूँ। मेरे साथ ये अपने राहुल जी हैं। ये एक बार हमारे सेंटर पर विजिट किए थे और उसके बाद से इनसे संपर्क हुआ और बड़ा प्रसन्नता हुई कि जैन लोगों के बीच में, हमारा भी संस्था जैन लोगों का ही है, तो जैन लोगों के बीच में मैं अपना नेचुरोपैथी का ज्ञान समझा पाया। और आप लोगों के लिए कनेक्ट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप लोग शाकाहारी लोग हैं और हमारे ही पद्धति को ज्यादातर अपने जीवन में अपनाए होते हैं। कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको सुधार लिया जाए तो बेटर है। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जाकर के ही सबसे अच्छी सलाह मिलती है। कहानी है आज से कोई 120 साल पहले की। 120 साल पहले की कहानी है, जिसमें एक लड़का है जो जो जर्मनी में रहता है। जर्मनी में रहने वाला लड़का, जिसका नाम है लुइस कुहने। लुइस कुहने आज से 120 साल पहले भी जर्मनी डेवलप्ड नेशन ही था। लुइस कुहने को बचपन से ही एक कंडीशन है जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत रहना, पेट ठीक से न साफ हो पाना, इसकी समस्या थी। नेचुरोपैथी में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। लुइस कुहने को थोड़ा कब्जियत का शिकायत था। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है आमतौर पर, आज से 120 साल पहले तो नहीं मानते थे। फिर उसको उसको संग्रहणी नाम का रोग होता है। संग्रहणी यानी कि IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेट के अंदर का गट बैक्टीरिया, आजकल गट बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम की बातें हो रही हैं। उस समय भी IBS को लोग समझते थे कि, संग्रहणी को समझते थे गट बैक्टीरिया करप्ट हुआ, लेकिन इतनी समझ नहीं थी किसी की पैथी में कि क्या करना चाहिए। उसको जब IBS हो गया तो
आईबीएस में होता क्या है, आईबीएस में बार बार दस्त लगते हैं। जो भी खाना खाया तुरंत टॉयलेट की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप लोगों में से भी किसी को ऐसा हो कि खाना खाने के बाद ही टॉयलेट भागना पड़ा और दिन में ऐसा होता है, तो ये आईबीएस के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं। आईबीएस पर ध्यान न दिया जाए, कुछ लोगों को आईबीएस मानसिक रूप पर भी पकड़ लेता है। कहीं जाना है, बस में सफर करके उसके ठीक पहले दस्त लग जाएंगे। कई बार जाएंगे टॉयलेट में, जाते जाते और पेट क्लियर हो जाएगा, आ जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में मुझे टॉयलेट लग जाए। तो उसके लिए उनका ब्रेन ही इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करके पेट खाली करवा देगा। आमतौर पर हमें प्रतिदिन सुबह के समय में एक बार शौच को जाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो रहा है, 4-5 बार हो रहा है और वाटरी स्टूल हो रहा है, तो समझिए कि आईबीएस के शुरुआती लक्षण हैं। ये और बढ़ेगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बना देगा। आईबीएस यानी कि गट बैक्टीरिया और करप्ट होता जाएगा, जो कि आमतौर पर आजकल के खान पान से हो जाता है। और करप्ट बना देगा अगर गट बैक्टीरिया, तो वो लंग्स पर आएगा। फिर सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू होगी, खांसी कफ अक्सर बना रहेगा, नाक अक्सर बंद रहा करेगी। और फिर उस जगह पर भी नहीं संभाल लिया गया तो वो स्किन पर आएगा और फिर जॉइंट्स पर आएगा। व्यक्ति दुबला दुबला और पतला होता ही जाएगा, उसका वजन बढ़ेगा नहीं। जो खा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है शरीर में। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन्स जो है वो इरिटेटेड है। इंटेस्टाइन्स के अंदर एक अलग तरीके की खुजली, इरिटेशन महसूस हो रहा है। इसको समय रहते ठीक कर देना चाहिए। तो लुइस कूने को आईबीएस हुआ और उसके बाद उसको लंग्स में दिक्कत हुई तो एस्थमा हुआ। दोनों ही एलर्जी कंडीशन है। एस्थमा हो गया तो 120 साल पहले जितनी भी डायग्नोसिस की हो, जितनी भी दवाइयां खाई गई हो, जो भी एंटीबायोटिक्स लिए गए हो, उसकी कंडीशन सुधरी नहीं। 20-22 साल का लड़का, कंडीशन धीरे धीरे इतनी खराब हो गई कि उस समय के डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। और आज से 100 साल पहले किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो सबसे मारक रोग है वो। व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा किसी सैनिटोरियम में और कहा जाएगा वहीं अपने आखिरी दिन गिनो, नहीं तो यहाँ पर किसी को प्रसाद बांट दो। टीबी तो फैलने वाला रोग है ना, कोविड की तरह, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में। उसको भी गांव से बाहर कर दिया गया कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो वापस आ जाना, नहीं तो वहीं से वहीं तुम्हारा आखिरी हो जाए। इसी समय पर लुइस कूने के गांव के बगल बाजू वाले गांव में एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर आए हुए थे, जिनका नाम था फादर सेबेस्टियन नाइट। फादर सेबेस्टियन नाइट। फादर सेबेस्टियन नाइट नेचुरोपैथी का प्रचार कर रहे थे और लोगों का इलाज भी करते थे। उनके पास लुइस कूने, ये बालक जो है, ये पहुंच जाता। पहुंच करके उनसे बताता है कि मेरा भी कुछ आप अगर इलाज कर सके तो। अब यहाँ आता है जैन डाइट का प्रिंसिपल या सनातन डाइट का प्रिंसिपल। जब किसी का वजन घट रहा हो, व्यक्ति कमजोर हो रहा हो, तो जर्मनी, यूके के देशों में उसे मांस का सूप पीने को कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर पावर, स्टेमिना हो सकती है। हमारे देश में भी डॉक्टर्स जो हैं, जब कोई बहुत कमजोर पड़ता है तो कहते हैं अंडा खा लो, मांस ले लो, मांसाहार के ऊपर जाने को कहते हैं। लेकिन ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, गलत धारणा है। लुइस कूने को भी मांसाहार करवाया होगा किसी ने। सेबेस्टियन नाइट के पास ये जाते हैं तो सेबेस्टियन नाइट कहता है कि दो काम करने। एक तो मेरा नेचुरोपैथी का एक ट्रीटमेंट है जिसमें पेट के ऊपर गीली लपेट बांधी जाती है, वो आपको बांधना होगा प्रतिदिन, दिन में 2 बार। और अब से शाकाहारी हो जाओ, नॉन वेजिटेरियन खाना मत खाना और शाकाहारी हो जाओ। और तुम, उम्मीद है कि तुम धीरे धीरे ठीक कर लोगे। नेचुरोपैथी में एक और ट्रीटमेंट होता है पेट पर लगाई जाने वाली,
मिट्टी की पट्टी, मड पैक कहते हैं, उससे पेट को जो इरिटेशन है उसको कम करने में सहायता मिलती है, पेट को ठंडक। लुईस कूने ने मरता क्या न करता ये दो काम करने शुरू कर दिए। पेट पर मिट्टी की पट्टी लगा रहे हैं और दिन भर में कई बार एब्डोमिनल पैक लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और और वेजिटेरियन है, अब मांसाहार छोड़ दिया। आमतौर पर यूरोपियन नेशन में कोई वेजिटेरियन हो जाए तो ये बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, अरे वेजिटेरियन। लेकिन उन्होंने वेजिटेरियनिज्म पकड़ लिया। और 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते लुईस कूने पूरी तरह से ठीक हो गए। पूरी तरह से नहीं तो 75% ठीक हो गए। फादर सेबेस्टियन नाइट से जाकर मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब मेरी तो हालत में सुधार हो गया। तो फादर सेबेस्टियन नाइट कहते हैं इसी तरह से चलते रहोगे और ठीक हो जाओगे। लुईस कूने तय करते हैं, वो पक्का करते हैं अपने मन में कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी नाम का सिस्टम है, मैं इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा और इसका निष्णात मैं प्रैक्टिशनर बनूंगा। उन्होंने फादर सेबेस्टियन नाइट से बाकायदा जाकर के उनके यहाँ ट्रेनिंग लिया। उस समय तो BNYS कोर्स नहीं था, डॉक्टर ही सिखा दिया था। BNYS कोर्स जो हमने पढ़ा है इसका इतिहास 25 साल पुराना। ठीक है। लुईस कूने साहब धीरे धीरे ठीक हो गए और उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल, एक सैनिटोरियम बनाया जो जर्मनी में आज भी विद्यमान है। और वहां रहते हुए उन्होंने कई लोगों को शाकाहारी बनाया और जल और मिट्टी की चिकित्सा की, मालिश की चिकित्सा की और कई लोगों को ठीक किया। इसी क्रम में एक आदमी भारत से गया हुआ था लंदन। भारत से गया हुआ था लंदन में पढ़ाई करने। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये जब लंदन में जाते हैं, यूके में धूप ज्यादा नहीं निकलती। यूके में धूप ज्यादा नहीं निकलती, ठंड का मौसम बना रहता है। खाने के लिए डब्बा बंद फूड पर ही ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। घरों में दूध भी जो है वो गैलन्स में भर के आता है। ऐसे में मोहनदास गांधी जी को सबसे पहले एक समस्या क्रिएट हो गई, उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस, जिसमें अपेंडिक्स जो है वो उसमें सूजन आ जाती है। और आज आज भी किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाए तो डॉक्टर कहेंगे कि ऑपरेट करके उसको निकलवा दी। किसी दिन वो बर्स्ट हो गया तो जान पे बन आएगी। तुरंत गांधी जी ने अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाया और उसको क्लीन कर दिया। लेकिन नेचुरोपैथी कहती है कि जड़ पर जाओ, रोग की रूट कॉज पर जाओ। रोग के तने पर मत रहो। एक जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, कुछ ना कुछ बना रहेगा, जिसको साइड इफेक्ट का भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है। गांधी जी को अपेंडिसाइटिस हुआ, उसका ऑपरेशन कर लिया उन्होंने। फिर कुछ दिनों के बाद उनको पाइल्स नाम का रोग हो गया। पाइल्स मतलब हेमोरॉइड। पाइल्स हो गया, जिसकी मदर है कॉन्स्टिपेशन में अगेन। तो इनको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ी है जो कि भारत में नहीं हो रहा था, यूके में ही हो रहा है। हमारी तरफ लोग क्या कहेंगे, आपको यहाँ का पानी नहीं सूट कर रहा, जगह बदलवाने लगे। गांधी जी थोड़े ज्यादा बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने पता किया और लुईस कूने के पास पहुंच गए। लुईस कूने ने उनको एक ट्रीटमेंट बताया जिसका नाम है कटी स्नान। कटी स्नान करने को उन्होंने सिखाया वहां पर, जिसमें एक टब होता है जिसमें गर्म पानी भर करके अपने अपने पेट तक पानी में डूब करके बैठ जाना प्रतिदिन। और एक ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम है एनीमा, उसको भी लेने को कहा गया। और इनको, शाकाहारी तो ये थे ही, इनसे कहा गया कच्चा सामान मत खाना। कच्चा सामान मतलब सलाद मत खाना, जो भी खाना एक बार उसका अग्निकर्म हुआ है। गांधी जी ने ऐसा ही किया, मिट्टी की पट्टी वगैरह किया और 2-3 महीनों में इनकी सारी समस्या समाप्त। और ये ठीक हो गए। इन्होंने तय कर लिया कि प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी को इंडिया लेके चलेंगे। होता क्या है, हम समझते हैं कि नेचुरोपैथी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। नहीं, नेचुरोपैथी यूरोपियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन।
इंडिया में आकर के ये पॉपुलर हो गई। क्यों पॉपुलर हो गई और लोगों के बीच में इसलिए मान ली गई क्योंकि इसका बहुत कुछ लेना देना, इसका इसमें सिमिलैरिटी है आयुर्वेद से। आयुर्वेद भी मल दोष की बात करता है और नेचुरोपैथी भी टॉक्सिन्स यानी कि मल दोष की बात करता है। ऐसे में महात्मा गांधी ठीक हो गए। अच्छा, इन्होंने देखा कि इसमें इलाज किन चीजों से होता है? मिट्टी से, पानी से, धूप से और हवा से। इससे ज्यादा सस्ती पद्धति कुछ हो सकती है इलाज करने की? मिट्टी का क्या खर्च लगता है? पानी का क्या खर्च है? आपको आपके आसपास सब कुछ अवेलेबल है, उसी से हो जाएगा। महात्मा गांधी भारत आए और अपने साबरमती के आश्रम में इन्होंने कई नेताओं को, कई लोगों को ये उपवास करवा दिया करते थे। जिस पर ये क्रोधित हो जाते थे कि उसने कुछ गलती की, उसको सजा के रूप में उपवास देते थे। लोग समझते थे कि हमको उपवास करा करके, फास्टिंग करा करके सजा दी जा रही है। एक्चुअली में उनका शरीर और मन दोनों शुद्ध किया जा रहा। नेचुरोपैथी के प्रेमियों में से महात्मा गांधी के साथ साथ सरदार पटेल भी थे। उस समय के कांग्रेस के जितने भी उनके साथी थे, वो सब नेचुरोपैथी को समझते थे और ये गांधीयन सिस्टम ऑफ पैथी हो गई। महात्मा गांधी के बारे में बताया गया कि एक एक और हमारे महान नेता हुए, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अ, जब राष्ट्रपति हो गए भारत के, तो वो जर्मनी के दौरे पर गए। जैसे नेता लोग जाते हैं घूमने के लिए, उनको भी बुलाया गया, वहां आमंत्रित किया गया, वो गए वहां। जर्मनी के दौरे पर गए तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं लुईस कूहने से मिलना चाहता हूँ। लुईस कूहने से मिलना चाहता हूँ, तो अरेंज किया गया व्यवस्था कि वो कैसे लुईस कूहने से जाकर के मिलेंगे। लुईस कूहने से जाकर के मिले। जिस गांव में लुईस कूहने रहते थे वहां पहुंचे और पहुंच के पता लगा कि आपको आने में देरी हो गई, लुईस कूहने साहब कल ही चल बसे। आप आए हैं और कल ही उनकी मृत्यु हो गई। ये तो बड़ी दुख की बात है। और मरने को तो कोई भी कभी भी मर सकता है। तो इनको लगा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर पूछ लिया उन्होंने कि आखिर वो कैसे मरे। तो पता लगा कि पेड़ पर चढ़े थे आम तोड़ने के लिए, और वहीं से गिरे, सर में चोट लगी, मर गए। क्या एज थी लुईस कूहने की ये सब करने के टाइम पर? 89 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति 89 ईयर्स की एज में आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ जाए, तो इसका मतलब वो कितना अंदरूनी रूप से कितना शक्तिशाली है। ऐसे लोग जल्दी नहीं मरते। इनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये तो मजाक की बात हो गई। मगर लुईस कूहने साहब की मृत्यु का यही कारण था, वो खटिया पे पड़ के मरने वालों में से नहीं थे। क्यों? नेचुरोपैथी को पूरी तरह से फॉलो करते थे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि नेचुरोपैथी कोई सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, नेचुरोपैथी सिस्टम ऑफ लाइफ स्टाइल। अभी तक की बात आपको क्लियर समझ में आई कि इस पूरी कहानी का लब्बो लबाब ये है कि पहला काम तो शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी बन जाओ, मांसाहार पे मत रहो। ये नेचुरोपैथी के सिस्टम में था। और कहा गया कि अ, कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स हैं पानी के, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं मालिश के, कुछ ट्रीटमेंट है मिट्टी के। इनका उपयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल ही भारतीय सनातन पद्धति के साथ ऐड ऑन होता है, या फिर जैन पद्धति के साथ। मेरे मेरे अस्पताल में जहां पर मैं हूँ, मेरे पास कई लोग आते हैं प्रतिदिन। 10 से 15 या 20 लोग आ जाते हैं नए, चेक इन करके इलाज कराने। और एक ही व्यक्ति कई सारी परेशानियों से ग्रस्त होता है। जैसे एक व्यक्ति आएगा जिसको डायबिटीज है, वो कहेगा कि मुझे डायबिटीज है। उसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर की भी दवाइयां वो खा रहा है। उसी का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। उसे आस्थमा की भी तकलीफ हो सकती है।
और उसे माइग्रेन भी हो सकता है, साथ साथ में उसे मोटापा भी है, और चलने फिरने में उसको कम काम करता है, मोटापा है, इसलिए घुटने में दर्द भी। अब मैं एक साथ कितनी चीजों का इलाज करूं? एक चीज का इलाज करूं कि सभी का इलाज करूं? नेचुरोपैथी में आने के समय पर अगर किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे तो इन हर एक विभाग के रोगों के लिए अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा। आप भी आप जा करके ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए, आप जा करके गैस्ट्रोइंटरोलॉजिस्ट से भी मिल लीजिए, आप डायबिटोलॉजिस्ट से भी मिल लीजिए, आप हार्ट विशेषज्ञ से भी मिल लीजिए। सबकी मिला करके इतनी दवाइयां हो जाएंगी और सबको सब खाइए आप। मगर मेरे पास लोग आते हैं इतनी प्रॉब्लम्स लेकर के, मेरे पास उसका एक जवाब है जो भारतीय सिस्टम में है, और उसका नाम है सर्वे रोगः मलावशा। सभी रोग, आपके शरीर में पैदा होने वाले जितने भी रोग हो सकते हैं, ये सब मल दोष के कारण हैं। शरीर में इकट्ठा किया हुआ मल दोष यानी कि टॉक्सिन। सर्वे रोगः मलावशा लंघनम परम औषधम। लंघन यानी कि उपवास, उपवास मतलब कि फास्टिंग। लंघनम परम औषधम, सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ा मेडिसिन वो उपवास ही है। अभी यहाँ पर समझ में आएगा, लोग कहेंगे कि उपवास तो हम करते ही रहते हैं, हम लोग जैन लोग हैं, हमारे पास उपवास करने के बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारी तारीखें होती हैं। नो डाउट जैन लोगों के पास उपवास करने के समय भी बहुत हैं और उपवास करते भी हैं। लेकिन आप अगर केवल खाना खाना कम कर देने को उपवास मानते हो या समझते हो, तो यहाँ पर आप पूरी तरह से बात को समझ नहीं पाए। फास्टिंग डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। फास्टिंग, उपवास 5 भागों में डिवाइडेड है। अगर मैं एग्जाम देने गया और 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, मैं एग्जाम देने गया 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से 20-20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन लिखने हैं मुझे। मैंने केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 20 मार्क्स का, और बाकी के 80 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मैं क्या पास हो पाऊंगा? मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि 20 में से बहुत मिलेगा, 18 नंबर मिल जाएगा मुझे, और बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो फास्टिंग इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, 5 भागों में फास्टिंग यानी कि लंघन डिवाइडेड है। आप जैन उपवास करें, चाहे आप सनातन धर्म में कोई भी उपवास करें, ये पांचों काम करने हैं। पहला है फास्टिंग ऑफ फूड। अपने खाने पर नियंत्रण करें और खाने को ध्यान पूर्वक माइंडफुली खाइए, और क्या खाना है ये आप अपने डॉक्टर से पूछिए। किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो वहां डॉक्टर आपको फास्टिंग करना सिखाएंगे, लेकिन ये केवल 20% हिस्सा है। आप पूरा जी जान लगा के खाने पर लगे हुए हैं कि खाना रोक दिया है मैंने, और आपको सफलता नहीं मिलेगी स्वास्थ्य को ठीक करने में। तो फास्टिंग ऑफ फूड पहला हिस्सा, जो कहता है एक भुक्तम महायोगी, द्विभुक्तम महाभोगी, और त्रिभुक्तम महारोगी। एक बार दिन में भोजन करने वाला योगी, 2 बार दिन में भोजन करने वाला भोगी, और 3 बार दिन में भोजन करने वाला रोगी। आप देख लीजिए आप कितनी बार खाना खाते हैं। क्वेश्चन खड़ा होता है कि साहब हमें डायबिटीज है, डॉक्टर ने हर 2 घंटे में कुछ खाने के लिए कहा है, और आप कह रहे हैं 2 ही बार खाना खाओ। डॉक्टर ने आपको 2 बार खाना खाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि आपको हर 2 घंटे में खाना खाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि आप जो है अ, अ, उसको उसने आपको डायबिटीज कंट्रोल करने की जो दवाइयां दी हैं, अगर आप 2 ही बार खाएंगे तो वो दवाइयों का काम खत्म हो जाएगा। आपके शरीर में इंसुलिन धीरे धीरे निकल करके उसको पचा लेगा। हो सकता है कि जो दवाइयां खा रहे हो और आपने खाने को नियंत्रित कर लिया, तो आपको ब्लड शुगर लो की समस्या हो जाए और मेटाबॉलिज्म वीक हो जाए। क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, 2-2 घंटे पर ही अगर आपको भोजन करना हो, तो ऐसे में 2 बार पका हुआ आहार, और बाकी समय पर अपक्व यानी कि जैसा माता प्रकृति ने पका के दिया है वैसा आहार लिया जाए। मैं सब्जियों को और फलों को कह रहा हूं जिसको प्रकृति ने पूरी तरह से पका दिया है, उसको आग पर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसे भोजन को लिया जाए।
इनको कहा जाता है अल्कलाइन डाइट। आजकल अल्कलाइन डाइट की बातें बहुत होती हैं। अल्कलाइन डाइट क्या होता है? अल्कलाइन मतलब वो जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड के पीएच, ब्लड की एसिडिटी को कम करे, और किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बड़ा से बड़ा रोग क्यों ना हो, उसको ठीक करने में मदद करती है अल्कलाइन डाइट। अल्कलाइन डाइट के ऊपर अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, तो आपको 500 सामानों की लिस्ट सामने दिखाई देगी जो कि अल्कलाइन। आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या समझेंगे? तो एक सूत्र में बताते हैं अल्कलाइन क्या होता है। अल्कलाइन, जितने फल जिन्हें आप फल कहते हैं, जितने फ्रूट जिन्हें आप फ्रूट्स कहते हैं, वो सब के सब अपने नेचुरल फॉर्म में अल्कलाइन हैं। जितनी सब्जियां जिन्हें आप सब्जियां कहते हैं, वो सब की सब अल्कलाइन हैं। फलों का रस अल्कलाइन है, यानी फ्रूट जूस अल्कलाइन है। सब्जियों का रस अल्कलाइन है। उबाली हुई सब्जी अल्कलाइन है, यानी बॉइल्ड वेजिटेबल अल्कलाइन है। और सब्जियों से बनाई हुई सलाद अल्कलाइन है। इसके अलावा कोई अल्कलाइन नहीं। अगर ऐसा भोजन जिसमें केवल फ्रूट हो, सब्जियां हो, उबली हुई सब्जी हो, फ्रूट का जूस हो, सब्जियों का सूप हो, सब्जियों का रस हो, ऐसे खाने पर रह लिया जाए दिन भर, बिना रोटी और चावल खाए हुए, बिना फरसान खाए हुए, तो इसको उपवास ही समझिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ फास्टिंग इसी से अकम्प्लिश हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। खाने का काम हो गया। फास्टिंग इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। पहला, फास्टिंग ऑफ फूड। दूसरा, फास्टिंग ऑफ पोस्चर। अपने पोस्चर को करेक्ट करना बड़ा जरूरी है। सभी लोग देखिए कैसे बैठे हैं। मैं मैं ऐसे बैठने के लिए अपनी पीठ को तैयार किया हुआ, लेकिन जहां मुझे मौका मिला और मैं झुकना शुरू हुआ। लोग कहेंगे कि ये झुक क्यों रहे हैं? ये तामसिक भोजन की वजह से अंदर आई हुई तामसिकता है जो हमें झुकाता है। आप कहेंगे हम तो जैन आदमी हैं और जैन फूड खाते हैं, या हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ तो तामसिक भोजन होता है नहीं, प्याज लहसुन छूते ही नहीं हम, और जमीन के नीचे कभी नहीं खाते, तो तामसिक कैसे हो गए? अगर मेरी गर्दन धीरे धीरे करके ऐसे हो रही, और मैं आराम ही खोजता हूँ जहां मौका मिले, अगर इसको 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 कहते हैं, एक सेइंग है कि अगर मैं बैठ सकता हूँ तो खड़ा क्यों हूँ, अगर मैं लेट सकता हूँ तो बैठा क्यों हूँ, और अगर मैं सो सकता हूँ तो मैं जागूं क्यों? ये है आलस। आलस कहाँ से आता है? तामसिक भोजन से आता है। तामसिक भोजन, लहसुन प्याज ही केवल तामसिक भोजन नहीं है। वो खाना जो वो खाना जो 3-4 घंटे पहले बना करके रखा जा चुका है अग्नि कर्म करके, और जिसके अंदर अब बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की पूरी संभावना हो चुकी है, उसको खाने से आप तामसिक ही होंगे। दुनिया भर में जो लोग ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड कब बनाई गई है? परसों की ब्रेड आज मिलती है, अभी ताजा ही लग रही है। ऐसी चीजें, तो अपने अपने स्वयं के घर पे बनाए हुए खाने को खाना शुरू करें, और योगाभ्यास करके अपने पोस्चर को ठीक करें। तो फास्टिंग का पहला हिस्सा, भोजन को सही करें। दूसरा हिस्सा, अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए योगाभ्यास का। योगाभ्यास कैसे करना है, यूट्यूब पर बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। अदरवाइज आप किसी प्राथमिक चिकित्सालय में जाकर के किसी योग्य योगा टीचर के साथ रह करके अपने स्पाइनल कॉलम को ठीक करने की व्यवस्था बनाएं। तीसरा स्टेप कहता है फास्टिंग ऑफ ब्रीथ। अपनी श्वास को ठीक करिए। श्वास को कैसे ठीक किया जाएगा? सांस लिया मैंने, इसको कहते हैं इनहेल। इसको कहते हैं एक्सेल। भगवान से गिन के मिली हैं सांसें, गिन के मिली हैं सांसें, तो पूरा लीजिए।
पिक्चर हॉल में पिक्चर का टिकट देख करके पिक्चर देखने जाते हैं, पूरी पिक्चर देखते हैं कि नहीं, कि आधे में निकल के बाहर? पूरी पिक्चर देखी जाती है, उसको पूरा वसूल रहे हैं। और जो सबसे अनमोल सामान है हमारा, तो हमारी सांस की है। आखिरी समय हो, डॉक्टर से कहिए, डॉक्टर साहब 5 करोड़ रुपए देता हूं मैं आपको, 5 सांसें बढ़ा दो मेरी। तो जितनी मिली है भगवान से, बस उतनी ही है। तो अभी से अपनी सांसों का सेविंग बैंक अकाउंट खोल दीजिए। जब याद आए, लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना। अगर ऐसा करने लगे और दिन भर में काफी समय तक आपने कर लिया, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, अगर आप उपवास में हैं तो आपको काम ही क्या है? उस समय पर केवल सांस ही तो लेना है। इसी को तो विपश्यना कहते हैं। विपश्यना ध्यान में क्या किया जाता है? सांस लेना, सांस छोड़ना। या फिर प्रेक्षा ध्यान जो भगवान महावीर बता के गए हैं, उसमें क्या करना है? सांस लेना, सांस छोड़ना, बस इसी पे लगे रहो, आना पाना की साधनों में। तो आपने खाना सुधार लिया, कम खाया, आपने पोस्चर को करेक्ट कर लिया और सांस को ठीक कर लिया। अगर ये 3 काम किया आपने, तब तो फास्टिंग हुआ। नहीं, फास्टिंग करके सारी दुनिया से बातचीत कर रहे हैं हम, और सांस पर कोई ध्यान नहीं है, तो आप समझते रहिए कि फास्टिंग हमारा हो रहा है और हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। बेचारा हमारा शरीर उस 20% वाले फास्ट में, जिसमें केवल पानी पी करके रह रहे थे, उसमें भी आपको कुछ कुछ रिस्पॉन्स दिखा देता है। लेकिन लेकिन इस चीज को सही करने के लिए हमें इन 3 स्टेप्स को करना पड़ेगा। चौथा स्टेप बड़ा जरूरी, उसको कहते हैं फास्टिंग ऑफ टॉकेटिवनेस। अपनी बोलचाल का उपवास करिए, कम बोलिए, गैजेट्स को कम यूज करिए, लोगों के साथ ज्यादा हिलिए डुलिए नहीं। अगर आप किसी कंडीशन से वापस सही होकर के निकलना चाहते हैं, कम बोलना शुरू कर दीजिए। फास्टिंग, और कसम मत खा लीजिए कि अब से मैं बोलूंगा नहीं, लिख के बात करूंगा। स्वनियंत्रण, स्वयं के ऊपर संयम रखना शुरू करें। फास्टिंग ऑफ टॉकेटिवनेस, कम बोलना शुरू करें, मौन का प्रैक्टिस शुरू करें। और आप देखेंगे कि मानसिक विकार अपने आप शांत होने लगेंगे, डिटॉक्सिफाई होने लगेंगे। क्योंकि शरीर के अंदर जितना जितना टॉक्सिन है, माइंड में भी तो है। कि मेरी मेरी फलानी जेठानी ने मुझे ये कह दिया था 5 साल पहले, उसको लेकर के अभी तक चल रहा है दिमाग। वो सब कैसे निकलेगा? उपवास करके ही तो निकालना था। तो पानी पिएंगे तो जैसा खाओगे अन्न, वैसा रहेगा मन। लेकिन मन तक पहुंचने के लिए और 3 चीजें करनी है: फास्टिंग ऑफ फूड, फास्टिंग ऑफ ब्रीद, फास्टिंग ऑफ पोस्चर, फास्टिंग ऑफ टॉकेटिवनेस। और पांचवा काम जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे सबसे आसान नहीं, सबसे कठिन वाला है। उसको कहते हैं फास्टिंग ऑफ थॉट। अपने विचारों का उपवास। सोच क्या रहे हैं? क्या भगवान की तरफ स्मरण स्मरण चल रहा है? कुछ पढ़ाई लिखाई का स्मरण चल रहा है? कि रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं? भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, या भूतकाल के बारे में सोच रहे हैं? इन चीजों को ठीक करना होगा, तो हो जाएगा। अभी तक मैंने क्या क्या बातें की? लुइस कूह ने की कहानी बताई, जो कह रहा है कि हमें शाकाहारी हो जाना चाहिए और प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज करना चाहिए। दूसरी चीज, शरीर के अंदर जो भी रोग पनप रहा है, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, सभी मल दोष के कारण है। और लंघनम यानी कि उपवास सबसे बड़ी औषधि। ये 2 बातें करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि फूड कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए। हम जब खाना खाते हैं, तो हमारा खाना क्या होता है? रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से अगर आप बचेंगे, तो पेट सही हो जाएगा। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या होता है? जब मैं खाना खाऊं, तो रोटी यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और दाल यानी कि प्रोटीन, इन दोनों को मिलाकर के न खाओ। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में शत्रु हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आप एकदम नई बात बता रहे हैं। बरसों पुराना गाना है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये क्या बता दिया आप? प्रोटीन जो है, उसको डाइजेस्ट होना होता है हमारे इंटेस्टाइन में, और उसको डाइजेस्ट होने में लगता है 9 घंटा। कार्बोहाइड्रेट जो है, वो डाइजेस्ट होता है हमारे ओरल कैविटी, मुंह से ही शुरू हो जाता है, और
और पेट में भी जाकर के डाइजेस्ट होता है। उसको उसको डाइजेस्ट होने में लगता है 4 घंटे। तो रोटी और चावल, दाल और चावल मिला के अगर आप खाएंगे तो हमारे पेट में अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है कि रोटी कार्बोहाइड्रेट उधर जाओ, प्रोटीन इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। सबका सब हमारे इंटेस्टाइन में ही मिक्सिंग होना है, एक ही जगह पर। और ये 9 घंटा और 4 घंटे का जो गैप है, ये किससे भरा जाएगा? एयर बबल से। लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में हवा भर जाती है, गैस बन जाता है। अगर इस तरह से खाना खाया गया तो जरूर गैस बनेगी। और लगातार 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद खाना ठीक से न पचने के कारण होने वाले रोग पैदा होंगे, क्योंकि यही खाना आपको टॉक्सिन्स देगा। तो क्वेश्चन ये हो गया कि डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि अ, रोटी और चावल ना खाओ, रोटी और दाल ना खाओ, और दाल और चावल मत खाओ, तो खाएं क्या हम? वैसे ही आपने शाकाहारी का नियम बताया हुआ है। खाने का सही तरीका ये है कि आप दाल दाल रोटी, सब्जी, सूप और सलाद। दाल को पतला बना दीजिए। मूंग का सूप होता है, जिसको मूंग और सामन भी कहते हैं हमारे यहाँ गुजरात में। मूंग की दाल का पानी, जब उपवास खत्म होता है तो मूंग की दाल के पानी से खत्म करने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे आसानी से सुपाच्य सामान है। उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन है। मग का पानी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोटी सब्जी सूप सलाद या चावल सब्जी सूप सलाद खाना चाहिए। तो हमें दाल कब खानी चाहिए? दाल को मूंग की सब्जी के रूप में या चने की सब्जी के रूप में बना करके सुबह सुबह नाश्ते में लेना चाहिए, ताकि प्रोटीन को पूरा अलग से समय मिले डाइजेस्ट होने का, और आपका पेट उसको उसकी वजह से गैस्ट्रिक ट्रबल में न जाए। आप पूछेंगे कि ये खाना जो आप कह रहे हैं, दाल रोटी, दाल चावल रोटी सब्जी, ये हमारे पिताजी खाते थे और बड़े लंबे उम्र तक वो सही तरीके से चलते थे, तो हमें ही क्यों परेशानी होगी? इसलिए परेशानी होगी क्योंकि आपके पिताजी या उनके पिताजी, ये लोग ये लोग बहुत शारीरिक श्रम किया करते थे। उनको पानी लेने के लिए भी 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। अभी तो सारी चीजें रिमोट कंट्रोल के साथ आपके पास ही है, कम से कम हिलना है। तो गैस्ट्रिक ट्रबल जो होगा, वो गैस पास नहीं होगी, निकलेगी नहीं बाहर, और वो अंदर रह करके सड़ाएगा आपके पेट के अंदर, जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। हम अकेले नहीं है इस शरीर में, यहाँ पर इंटेस्टाइन में 60 ट्रिलियन बैक्टीरिया रखा हुआ है, जो इंतजार में है रोज कि उसको सही भोजन मिले। आप अपने गट बैक्टीरिया का ध्यान रखें। गट बैक्टीरिया आपको 100 साल जिंदा रखवाएगा। आप न रखें उस गट बैक्टीरिया बैक्टीरिया का ध्यान, वो आपको फंसा देगा। अगर आप फास्टिंग करते हैं सही तरीके से, तो गट बैक्टीरिया सही रहेगा। आजकल गट माइक्रोबायोम की बहुत बातें होती हैं। क्या चीजें हमारे गट बैक्टीरिया को ठीक करती हैं? मूंग का सूप उसे सही करता है। उबला हुआ सलाद और अल्कलाइन डाइट उसको ठीक करता है। नहीं तो पुराने किराएदार इतने शरीर के अंदर पले हुए हैं। आप सोचिए, कोई किराएदार किसी घर में 20 सालों से रह रहा हो और आप उसको निकालने चले तो निकल जाता है क्या? वो हंगामा कर देगा, वो आपको कोर्ट तक लेके जाएगा घर खाली करवाने के लिए। तो आपके शरीर में जो किराएदार बचपन से एंटीबायोटिक खा खा करके आपने बनाए हुए हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उनको जब आप निकालने चलेंगे तो वो निकलेंगे नहीं, उपद्रव मचाना शुरू करेंगे। वो कहेंगे कि वो पुराना वाला गलत तरीका ठीक था, उसी पे रहो, हमें कश्मीर बना के रखो, हमें ठीक नहीं करना। ऐसी चीजों को सही करने के लिए नेचर क्योर के सेंटर में जाना होता है, जहां हम आपको शिक्षा दें और ट्रीटमेंट करके आपको बताते रहें कि यहाँ यहाँ पर फंसे हो तो ऐसे निकलना, वहां पर फंसे हो तो वैसे निकलना। तो आज हम लोग इस सेशन में जितनी बातें कर रहे थे, इसमें 3 चीजें हमें समझ में आई। शाकाहारी कैसे बनना, फास्टिंग का कैसे सुधार होना चाहिए, उपवास कैसे ठीक होना चाहिए, ये पता लगा हमें। और हमें फूड कॉम्बिनेशन पता लगा। रोटी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। फैट का क्या करना चाहिए? फैट किसी के साथ भी चलेगा। फैट जो है
वो वो दाल में भी खाया जा सकता है, वो रोटी में लगा के भी लिया जा सकता है। फैट मतलब देशी घी। उसकी उसकी उसका नंबर, उसका उसका क्वांटिटी पर्याप्त ठीक है कि कितना लेना चाहिए, लेकिन फैट का किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सलाद, सलाद उन लोगों को लेनी चाहिए जिनके पेट में सफाई होने के लिए पेट में झाड़ू लगाने की कोई व्यवस्था ना हो। लेकिन किसी किसी को सलाद से दिक्कत होती है। कच्चा सलाद खाने के लिए लोग मना भी करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि कच्चे सलाद में जीव हो सकते हैं। आप उनको साफ करने के नाम पर उसको उबाल के उनको मारेंगे ही ना। तो कच्चे सलाद में पत्ता गोभी है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जीव हो सकता है। तो जीव दया हिंसा से बचते हुए ऐसी ऐसे खाने को खाइए जिससे जिससे नुकसान ना हो। वो खाना खाइए जिसको भगवान सूर्य नारायण ने जमीन से बाहर निकाल करके अच्छे से पकाया। जो सामान जमीन के अंदर रह करके पक रहा है, वो पाताल लोक के लोगों के लिए खाने वाला सामान है, वो आपको तामसिक ही बनाएगा। इसीलिए जैन लोगों में, मारवाड़ी लोगों में, वैष्णव लोगों में लहसुन प्याज इनका बढ़ाव किया गया है। लेकिन जैन लोग थोड़ा और एडवांस हैं। इनके बारे में बात कही गई है तो इन्होंने इन्होंने कंद मूल सब हटा दिया है। क्यों? क्योंकि उसके खाने से तामसिकता आ सकती है। वो सब करिए, लेकिन खाने पे पूरा का पूरा जोर मत लगा दीजिए। चार काम और करने हैं। वो चार काम: पोस्चर सही करना, ब्रीथ सही करना, थॉट सही करना, बोल चाल को सही करना, ये जरूरी है। मुझे लगता है कि 8:45 होने वाले हैं, और मुझे जितनी बातें करनी थी आज के सेशन में मेरा कार्य हो चुका। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे। शुरुआत मैं करता हूँ। जी। आपने अपनी श्वास क्रिया पे भी नियंत्रण लाने के बारे में बात किया। जी। तो तो काफी आजकल के जनरेशन में रनिंग का और फिर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का वगैरह का ये रिकमेंडेशन जी। रहता है। तो उसमें जी। आपका श्वास, उनका बेसिक एजेंडा ये होता है कि यू हैव टू इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड एक्सरसाइज। तो ये फिट करता है क्या अपने मतलब नेचुरोपैथी में? नेचुरोपैथी कहता है कि वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो। और कोई भी एक्सरसाइज जो है वो आपकी सांस को धीरे 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 करके सेट करने में हेल्प करेगी। लेकिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वर्कआउट जो है, जिनके लोग वीडियोस बना बना के इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं, ये वही करें जिन्होंने उसकी आदत सही समय से रख रखी। नहीं तो आजकल ये भी दिखाई दे रहा है कि एक्सरसाइज करने के बाद ही किसी का हार्ट फेल हो गया। हाई हम्म। इंटेंसिटी ट्रेनिंग वर्कआउट ये बनाए गए हैं मिलिट्री के पर्सनल्स के लिए। न तो हम मिलिट्री में हैं, न ही हमारे पास मिलिट्री का खान पान। तो ऐसे में हम फंस सकते हैं। ऐसे में सबसे आसान काम हो सकता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, सूर्य नमस्कार करना, योगाभ्यास करना, वॉकिंग करना। जैसे कि मेरे पास आज ही एक पेशेंट आए जिनकी स्थिति शारीरिक रूप से बड़ी कमजोर है। उन्होंने बताया कि एक समय मैं जवान जब था तो मैं बहुत एक्सरसाइज करता था, 200 किलो का बेंच प्रेस करता था, लेकिन आज नहीं कर सकता हूँ। 200 किलो बहुत ज्यादा होता है। 200 किलो का बेंच प्रेस करता था, आज नहीं कर सकता हूँ। शरीर में हड्डियों में कमी आ चुकी है, कमजोरी आ चुकी है। तो हमने कहा कि आपने अपने शरीर पर इतना अत्याचार जो कर लिया, डोंट इंक्रीज द वेट, डोंट इंक्रीज द इंटेंसिटी। इंक्रीज इंक्रीज कुछ करना है कोई एक्सरसाइज, तो उसके रेपिटेशन बढ़ाइए। 5 की जगह 10 सूर्य नमस्कार करिए, हल्की हल्की एक्सरसाइजेस ज्यादा लंबे समय तक करिए। इससे क्या होगा, आप 1 घंटे के लिए पूरा एक्टिव हो पाएंगे। 5 मिनट के लिए डंबल उठा लिया और 15 मिनट बैठे हुए, कहने को तो जिम्नेजियम में है, लेकिन किया हमने 5 मिनट का फल। उससे अच्छा हो कि आप वॉकिंग कर लें, या 1 घंटा, 1 घंटे के लिए बागवानी करने जाते, अपने घर के पास के किसी गार्डन में पेड़ लगाएं, जमीन पर खोदें, कुछ ना कुछ करें, बच्चों के साथ खेल लें, स्विमिंग कर लें। बहुत सारी एक्सरसाइजेस। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के पक्ष में मैं नहीं रहता।
ये वही करे जो मिलिट्री पर्सनल है, जिनको जिनको इसके लिए ही बताया गया है। हम क्या ही करेंगे अपने शरीर को इतना तगड़ा, इतना कड़ा बना करके, जबकि मुझे कहीं युद्ध करने नहीं जाना। हमें तो अपने शरीर को ऐसा बनाना है कि हम 100 साल तक चिरायु सुखायु रहे। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चंदन जी, अपना अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। जी। जय जिनेन्द्र। मैं जय। पूछना चाहती हूँ कि जो अपना ब्रीदिंग है, तो वो अपना को चाहिए ना उतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कम कर जी, सकते हैं। हाई ब्रीदिंग, हाई इन एक्सेल इनहेल नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करने का? उसके लिए किसी योग्य योगा टीचर के संपर्क में होइए। वो हाँ। आपको, जरूरी नहीं है कि मैं, जैसे छोटा बच्चा है, उसको पहले ABCD सिखाएंगे, फिर वर्ड मीनिंग सिखाएंगे, तब ना वो ऐसे लिखेगा। हम्म। तो पहले ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, पहले ABCD करें। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जितना हो सकता है उतना करेंगे। वो टीचर बताएगा कितना करना चाहिए। न समझ में आए तो हमारे सेंटर पर आइए, यहाँ जी। पर रोज ही एक ऐसी क्लास कराते हैं। हालांकि इस समझने में कोई मुश्किल की बात नहीं है। स्वामी रामदेव सुबह सुबह रोज एक प्राणायाम की क्लास कराते हैं टीवी पर। उसको देख करके भी करते हैं। जितना स्वामी रामदेव कर रहे हैं वो सबका सब करने की जरूरत नहीं है। वो तो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बता सकेंगे कि ये करना है। तो जितना आपसे हो सके उतना करिए। और जो कहा जाता है कि जो व्यक्ति कोई एक्सरसाइज न कर सके वो प्राणायाम करे, और जो प्राणायाम करेगा वो एक दिन सारी एक्सरसाइज करने में सक्षम हो जाए। जी। तो डीप ब्रीदिंग ना हो सके, शैलो ब्रीदिंग ही सही, हाँ। शुरू तो करें। जी। शुक्रिया। थैंक यू। शांति बगानी जी, आपका आप सवाल पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जी जय जिनेन्द्र। जय मुझे है जय। ना कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, इसके जी, लिए क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत सारे इलाज हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज है जिसका नाम है एनीमा। एनीमा यानी कि वस्ती वाली क्रिया। इसके लिए इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में ही जाना पड़ेगा। एक बार एनीमा ले करके उसको सीख लेना पड़ेगा कि यह कैसे किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन का इलाज इसी से संभव है। एक और ट्रीटमेंट है, आप लिख लीजिए, उसका नाम है कैस्टर ऑयल पैक। जी कैस्टर ऑयल पैक, ये कैसे किया जाएगा, यूट्यूब पर इसको लिखिए, उस पर आपको उसकी विधि पता लग जाएगी। ये एनीमा से सरल है, और धीरे धीरे करके 1 महीने में आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करा देगा। ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक ट्रबल भी ठीक करा देगा। कैस्टर ऑयल पीना नहीं होता, कैस्टर ऑयल को नाभि के इलाके पे लगाना होता है, एक पट्टी बांध लेनी होती है। इससे क्या होता है, गहराई में कैस्टर ऑयल अंदर पेनिट्रेट करके पहुंचता है और इंटेस्टाइन की मूवमेंट को ठीक करेगा। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यही करना चाहिए। और एक काम करना चाहिए, वो है ईसबगोल। जी ईसबगोल का हर्ष किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। 1 चम्मच ईसबगोल 1 गिलास पानी में डिजोल्व करके खाना खाने के बाद रोज ले लेना चाहिए, लंच और डिनर के बाद। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि ईसबगोल खाने से मेरी ईसबगोल खाने की आदत तो नहीं बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। लेकिन ईसबगोल अगर आप खाने की आदत भी बना लेंगे तो भी कोई नुकसान की बात नहीं। ये जी बहुत अच्छी दोनों चीज, टाइम लेना, दोनों टाइम ले ले। लंच और डिनर दोनों के बाद। जी इससे क्या होगा, इससे आपका पेट के अंदर बल्क बनेगा, स्टूल फॉर्मेशन होगा, और पेट अच्छे से झाड़ू लगा करके पेट अपने आप को साफ कर सकेगा। लेकिन कैस्ट्रॉल बैग आप लिख करके रखिए, और उसको यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए कैसे किया जाता है, उसमें पता लग जाएगा। जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम, धन्यवाद। जी सर। जी सर, अभी आपने जो बताया था, ये सब बोल, जी इस सब बोल की क्रिया जो बताई आपने, पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है सर? पानी के साथ। जी प्रणाम, प्रणाम, धन्यवाद।
सभी श्रोताओं का मैं अनुमोदना करता हूं कि आज वो अपना समय दे पाए, और डॉक्टर शांतनु जी मिश्रा, आपका भी अनुमोदना और अभिनंदन कि आपने हमारे लिए सेशन लिया। काफी हेल्दी सेशन रहा हमारे लिए ये। और चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल दिया गया है श्रोताओं के लिए, तो आपको वो रीच आउट कर सकते हैं। और काफी महत्वपूर्ण और प्रकाशदायक सेशन रहा सबके लिए। एंड इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद फिर से सभी श्रोताओं को, और शांतनु जी मिश्रा आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू जॉइन। थैंक यू। सभी श्रोताओं से बताना चाहूंगा कि जैन डाइट सेशन ये जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा, तो आप देख सकेंगे। और भी काफी सारे डाइट संबंधी विषय उसमें कवर किए गए। और जैसे कि जनवरी में एक जैन आयुर्वेदा एंड वेलनेस कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो श्रोताओं से निवेदन करूंगा उसका डिटेल जैन फाउंडेशन के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, तो आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच।